परछाई एपिसोड 312। अब आगे। रेयांश गुस्से में विराज से कहता है, तुम नहीं जानते तुमने किस मुसीबत को आजाद कर दिया है। रेयांश का जवाब सुनकर विराज चौंक जाता है और सवालिया नजरों से उसे देखने लगता है। विराज कंफ्यूज होकर रेयांश से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। विराज की बात पूरी होते ही फिर से उसका फोन बजने लगता है। ये देखकर रेयांश का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। विराज के मोबाइल में रॉबिन का नाम फ्लैश हो रहा था। विराज फौरन कॉल रिसीव करता है। इससे पहले विराज कुछ कह पाता, मोबाइल से किसी की तेज सांसों की आवाजें आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर विराज को अंदाजा हो रहा था कि वहां क्या हुआ होगा। वो फौरन कहता है, हेलो रॉबिन अंकल, आप ठीक हैं। मोबाइल से रॉबिन की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, सर वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है, उसने सबको मार दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसे रोक नहीं पाया। रॉबिन की इस दर्द भरी आवाज को सुनकर विराज बहुत घबरा जाता है। वो बौखलाहट के साथ आगे कहता है, रॉबिन अंकल आप ठीक हैं ना। हेलो अंकल। विराज फोन में बार बार रॉबिन को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसे रॉबिन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पास खड़ा रेयांश अब तक समझ गया था कि वहां क्या गलत हो गया है। विराज परेशान होकर रेयांश की तरफ देखता है और अगले ही पल वो दोनों भागते हुए घर से बाहर जाने लगते हैं। वो दोनों एक ही कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अंतरा अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी। नींद में भी अंतरा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। नींद में उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज अंतरा से कह रही थी, तुम्हारा काम अब पूरा हो गया है, रेयांश मेरा शिकार है। मैं अब आजाद हूँ, तुम्हें यहाँ आना होगा। वो वापस आ गए हैं। बार बार यही आवाज अंतरा के कानों में गूंज रही थी। धीरे धीरे वो फुसफुसाती हुई आवाज बढ़ती जा रही थी और साथ ही भयानक भी होती जा रही थी। एक वक्त के बाद अंतरा के लिए उस आवाज को सह पाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच अंतरा की नींद खुलती है और वो एक झटके के साथ उठकर बैठ जाती है। अंतरा अपने बेड पर बैठे हुए गहरी सांसें ले रही थी। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी। अंतरा हैरानी से अपने सामने देखते हुए कहती है, क्या ये सच है? क्या सच में वो आजाद हो गई? कुछ देर रुककर अंतरा आगे कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। ये कहकर अंतरा बेड से उठ जाती है और फौरन अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। अंतरा तेजी से दीवान विला से बाहर जा रही थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो इस वक्त विराज के कमरे के पास से गुजर रही थी। अंतरा की नज़र विराज के कमरे के दरवाजे पर जाती है, जो इस वक्त बंद था। उसकी नज़र उस दरवाजे पर ही रुक जाती है। उस दरवाजे को देखते हुए अंतरा के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विराज का चेहरा आ रहा था। अंतरा को आज एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जो उसे दीवान विला से बाहर जाने से रोक रही थी। अंतरा उस दरवाजे को ही देख रही थी, तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, तुम्हें जल्द ही यहाँ आना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उस आवाज को सुनकर अंतरा होश में आती है। वो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ विराज और रेयांश उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से रॉबिन ने कॉल किया था। रेयांश कार को उस जगह पर रोक देता है और वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। कार से बाहर निकलते ही सामने का नज़ारा देखकर विराज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। विराज के सामने उसके आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। उनमें से कुछ में जान बाकी था, लेकिन ज्यादातर लोग अपना दम तोड़ चुके थे। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन पर जरूर किसी जल्लाद ने हमला किया होगा। विराज की नज़र उन सब के बीच पड़े हुए रॉबिन पर जाती है। रॉबिन भी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। विराज भागते हुए रॉबिन के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। रेयांश वहां खड़ा ये सब देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रेयांश अपना मोबाइल निकालकर हॉस्पिटल कॉल करता है और एम्बुलेंस बुलाता है। वहीं विराज एक एक करके रॉबिन की बॉडी के सारे जख्मों को ठीक करना शुरू कर देता है। अभी तक रॉबिन ने दम नहीं तोड़ा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। रॉबिन के सारे जख्मों को ठीक करने के बाद भी विराज ये देखकर हैरान रह जाता है कि रॉबिन को होश ही नहीं आ रहा था। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी पीछे खड़े रेयांश की आवाज आती है, इन्हें सिर्फ इंजर नहीं किया गया है, इन सब की एनर्जी भी खींच ली गई है। तुम सिर्फ इनकी चोट ठीक कर सकते हो, लेकिन इनमें जान नहीं डाल सकते। ये सुनकर विराज उठकर खड़ा हो जाता है और बौखलाहट के साथ कहता है, तो क्या इनका बचना इम्पॉसिबल है? रेयांश जवाब देता है,
ये इनकी किस्मत पर डिपेंड करता है। विराज को अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बिना जाने समझे उन लोगों को ऐसे इंसान को ढूंढने नहीं भेजना चाहिए था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। कुछ ही देर बाद वहां एम्बुलेंस आ जाती है और सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सभी के वहां से जाने के बाद अब रोड पर सिर्फ विराज और रेयांश ही बचे थे। विराज अभी भी बहुत परेशान था। वो रेयांश के पास जाकर कहता है, वो है वो। रेयांश पहले ही विराज से काफी गुस्सा था। वो जवाब देता है, क्या हुआ? तुम तो विराज दीवान हो ना, तुम्हें तो सब पता होता है, तो अब क्या हुआ? तुम्हें ये सब मुझसे क्यों पूछना पड़ रहा है? रेयांश की बातें सुनकर विराज को गुस्सा आने लगता है। वो रेयांश की कॉलर पकड़कर उससे कहता है, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कौन है वो और तुमने उसे क्यों कैद किया था? अंतरा का उससे क्या कनेक्शन है? रेयांश विराज का हाथ झटकते हुए कहता है, ये सोचने की गलती भी मत करना कि मेरी मर्जी के बिना तुम मुझसे कोई भी बात जान सकते हो। विराज के पास रेयांश से झगड़ा करने का वक्त नहीं था। वो रेयांश को घूर कर कहता है, ठीक है, मैं ये बात अंतरा से ही पता लगा लूंगा। ये कहकर विराज वहां से जाने लगता है। विराज कुछ ही कदम चल पाया था, तभी उसे रेयांश की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगता है कि अंतरा अब भी तुम्हारे घर में होगी? अब उसका यहाँ कोई काम नहीं रह गया है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो अब तक वो शिमला से जा चुकी होगी। ये सुनकर विराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर रेयांश को देखता है। विराज के चेहरे पर इतनी हैरानी पहले कभी नहीं थी। रेयांश आगे कहता है, मुझे लगा था कि तुम आने डैड की तरह होगे, लेकिन मैं गलत था। युवराज दीवान किसी चीज को पूरी तरह जाने बिना उसे नहीं छेड़ते थे, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले। अब तुम्हें पता चलेगा कि बिना सोचे समझे कोई काम करने का क्या अंजाम हो सकता है। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को, तो जाओ अब सच का पता लगाओ और उसे ठीक करो। और अब तुम्हारी इस गलती की वजह से जितनी भी जाने जाएंगी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। यही तुम्हारी सजा है। ये कहकर रेयांश अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। अब उस सड़क पर सिर्फ विराज खड़ा था और गुस्से में उसके आंखों की पुतलियां लाल हो चुकी थी। कुछ देर बाद रेयांश वापस दीवान विला आ जाता है। जैसे ही वो विला के अंदर आता है, उसकी नज़र लिविंग एरिया में बैठी श्रेया पर जाती है। इतनी रात को लिविंग एरिया में श्रेया को बैठे देखकर रेयांश चौंक जाता है। थोड़ा करीब जाने पर रेयांश देखता है कि श्रेया के हाथ में एक बड़ा सा आइसक्रीम बॉक्स था जिससे श्रेया आइसक्रीम खा रही थी। ये देखकर रेयांश की हैरानी थोड़ी और बढ़ जाती है। श्रेया के और पास जाकर रेयांश देखता है कि श्रेया के सामने भी बहुत से आइसक्रीम बॉक्स पड़े थे जो खाली हो चुके थे। श्रेया ने अब तक रेयांश को नहीं देखा था। वो बेफिक्र होकर लगातार अपनी आइसक्रीम खाई जा रही थी। श्रेया के ठीक पीछे आकर रेयांश उससे कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे अचानक से रेयांश की आवाज़ सुनकर श्रेया घबरा जाती है और उसके हाथ से आइसक्रीम का वो बॉक्स गिर जाता है। श्रेया फौरन अपने पीछे देखती है तो वहाँ रेयांश खड़ा था। रेयांश को देखकर श्रेया को गुस्सा आ जाता है। वो चिढ़कर कहती है, आप मुझे परेशान क्यों करते रहे हो? रेयांश कंफ्यूज होकर कहता है, मैंने तुम्हें कब परेशान किया? श्रेया गुस्से में कहती है, आप मुझे हमेशा परेशान करते हो और अब मेरी आइसक्रीम भी गिरा दी। वो लास्ट बॉक्स थी, अब मैं क्या खाऊं? रेयांश कहता है, इतनी ठंड में अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतना सारा आइसक्रीम खा चुकी हो, क्या ये काफी नहीं है? श्रेया अपना मुंह बनाकर कहती है, ये सब मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। ये सुनकर रेयांश हैरान रह जाता है और कहता है, ये सब तुमने अकेले खाया है? श्रेया अपना मुंह पोंछते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। अब रेयांश को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो श्रेया को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी आइसक्रीम पूरी फैमिली एक हफ्ते में नहीं खा सकती जो तुम अभी खा गई हो। श्रेया भी चिढ़कर कहती है, देखिए रेयांश सर, आप मेरे बॉस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे खाने को नजर लगाए। ये सब विराज सर ने मेरे लिए रखा है और कहा है मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ खा सकती हूँ। रेयांश पहले ही विराज से नाराज था। श्रेया की बातें सुनकर वो अपने मन में कहता है, ये दोनों भाई बहन पूरी तरह से पागल हैं और मुझे भी पागल कर देंगे। ये सोचकर रेयांश श्रेया के पास जाता है और उसे पानी गोद में उठाकर ऊपर जाने लगता है। रेयांश के ऐसा करने पर श्रेया और भी चिढ़ जाती है और वो अपना हाथ पैर झटकते हुए कहती है, रेयांश सर, छोड़िए मुझे, आप मुझे ऐसे खाने से नहीं रोक सकते। रेयांश आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और अगर अभी तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर नीचे गिरा दूंगा। फिर हॉस्पिटल में प्लास्टर के साथ बैठकर आइसक्रीम खाते रहना।
रेयांश की धमकी सुनकर श्रेया खामोश हो जाती है और अपना मुंह फुलाकर रेयांश को घूरने लगती है। श्रेया को गोद में उठाए हुए रेयांश उसके रूम में चला जाता है। जैसे ही रेयांश उस रूम में एंटर करता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उस कमरे की लाइट्स ऑफ थी और वहां बेड पर सृष्टि सोई थी। रेयांश को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उस कमरे में कोई हलचल हो रही थी, लेकिन उसके अंदर आते ही सब शांत हो गया। रेयांश बिना कुछ रिएक्ट किए बेड के पास जाता है और आराम से श्रेया को बेड पर लिटाकर कहता है, अब चुपचाप सो जाओ। अगर मैंने फिर तुम्हें बाहर देखा तो कल से तुम्हें सोने के लिए रूम भी नहीं मिलेगा। श्रेया गुस्से में रेयांश को घूरते हुए अपने मन में कहती है, खड़ूस इंसान। ऑफिस में तो इनकी दादागिरी चलती ही है, अब घर में शुरू हो गए हैं। इन्हें तो इनके घर में छोड़ देना चाहिए। रेयांश आगे कहता है, अब तुम सो रही हो या? रेयांश इतना ही कह पाता है, तभी श्रेया जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्रेया को ऐसे देखकर ना चाहते हुए भी रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगले ही पल रेयांश की नज़र श्रेया के पास सोई सृष्टि पर जाती है। सृष्टि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है, लेकिन रेयांश को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे में आने से पहले सृष्टि जरूर यहाँ कुछ कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन रेयांश का सृष्टि पर शक बढ़ता ही जा रहा था। यही सब सोचते हुए रेयांश की नजरें सृष्टि पर रुक गई थी। इसी बीच श्रेया अपनी एक आंख धीरे से खोलती है। वो देखती है कि रेयांश एकटक सृष्टि को ही देख रहा है। ये देखकर श्रेया को सोफी की कही बातें याद आने लगती है। फिर से श्रेया का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। वो रेयांश को घूरते हुए अपने मन में कहती है, तो इसलिए आप मुझे उठाकर यहाँ लेकर आए हो? मेरे बहाने आप सृष्टि को? श्रेया अपनी आंखें छोटी करके आगे कहती है, मुझे नीचे गिरने की धमकी दे रहे थे ना, अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। एपिसोड 313। अब आगे। ये कहते हुए श्रेया अंगड़ाई लेते हुए अपना हाथ साइड टेबल की तरफ ले जाती है और वहां रखा एक भारी सा पेपरवेट नीचे गिरा देती है। वो पेपरवेट रेयांश के पैर पर जाकर गिरता है। रेयांश फौरन हल्की चीख के साथ अपना पैर पकड़ लेता है। ये देखकर श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेयांश की नज़र फौरन श्रेया पर जाती है, जो अब सोने की एक्टिंग कर रही थी। रेयांश गुस्से से श्रेया को घूरते हुए कहता है, ये तुमने जानबूझकर किया ना? श्रेया अपनी आंखें बंद करके लेटी रहती है, जैसे वो गहरी नींद में जा चुकी हो। रेयांश जानता था कि श्रेया नींद में नहीं है। वो आगे कहता है, अपनी एक्टिंग बंद करो और मुझे जवाब दो। तुमने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? श्रेया फिर से कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो आंखें बंद किए हुए अपने मन में कहती है, ये तो शुरुआत है, अब देखो मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। श्रेया का रेस्पॉन्स न पाकर रेयांश को और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वो अपनी बात पर जोर देकर कहता है, आई सेड, अपनी एक्टिंग बंद करो। श्रेया फिर से कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपने मन में कहती है, एक्टिंग बंद ही करनी होती तो मैं शुरू क्यों करती। श्रेया से कुछ रेस्पॉन्स ना पाकर रेयांश गुस्से में वहां से चला जाता है। रेयांश के वहां से जाने के बाद श्रेया अपनी आंखें खोल लेती है और उठकर बैठ जाती है। अब उसके चेहरे पर स्माइल थी। दूसरी तरफ सृष्टि भी अपनी आंखें खोल लेती है। सृष्टि के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव थे। वो अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे रेयांश सर मुझे ही देख रहे थे, लेकिन क्यों? कहीं उन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। सृष्टि ये सोच ही रही थी, तभी श्रेया सृष्टि की तरफ मुड़ जाती है। इससे पहले श्रेया सृष्टि को देख पाती, सृष्टि अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्रेया एक नज़र सृष्टि को देखती है और फिर से आंखें बंद करके सो जाती है। कुछ देर बाद सृष्टि फिर से अपनी आंखें खोलती है और श्रेया को गौर से देखने लगती है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि श्रेया गहरी नींद में सो चुकी है, तब वो धीरे से बेड से उठती है और कमरे के एक कोने में चली जाती है। सृष्टि अपना मोबाइल में एक नंबर डायल करती है। सामने से कॉल आंसर होने पर सृष्टि कहती है, मुझे लगता है कि रेयांश सर को मुझ पर शक होने लगा है। मोबाइल से किसी आदमी की आवाज़ आती है, ये तो होना ही था, तुम रेयांश और विराज की नज़रों से ज़्यादा दिन बच भी नहीं सकती थी। सृष्टि कहती है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यहाँ से निकल जाऊँ? मोबाइल से उसी आदमी की आवाज़ आती हूँ, नहीं, अभी तुम वही करो जो अब तक करती आ रही हो। सिर्फ तुम ही हो जो श्रेया के इतने करीब जा पाए हो। उस पर हर वक्त नज़र रखो। मुझे यकीन है कि उसके बारे में कुछ तो ऐसा है जो अब तक हम भी नहीं जान पाए हैं। ये कहकर वो आदमी कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद सृष्टि गौर से श्रेया को देखने लगती है। श्रेया को देखते हुए सृष्टि के दिमाग में वो पल चलने लगता है
जब श्रेया ने सिर्फ छूकर निकुंज के उस यंत्र की ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया था, जबकि उस यंत्र के सिर्फ करीब रहने से सृष्टि की हालत काफी खराब हो गई थी। सृष्टि श्रेया को देखते हुए अपने मन में कहती है, सॉरी श्रेया, मैं तुमसे इतना कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये कहकर सृष्टि बेड के पास आती है और बिना कोई शोर किए सो जाती है। अगली सुबह श्रेया, यश और सृष्टि ऑफिस के लिए जा रहे थे। हर दिन से अलग आज उन्हें कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिल रही थी। वो तीनों चलते हुए काफी दूर आ गए थे। चलते हुए वो तीनों काफी थक गए थे। श्रेया लगभग हाँफते हुए कहती है, आज कोई स्ट्राइक है क्या? यहाँ तो एक साइकिल भी दिखाई नहीं दे रही है। यश भी परेशान होकर कहता है, हाँ यार, लगता है आज हम लंच टाइम में ही ऑफिस पहुंचेंगे और रेयांश सर फिर से हमसे बर्तन धुलवाएंगे। श्रेया और यश आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें सृष्टि की सीरियस आवाज सुनाई देती है, गाइस। ये सुनकर यश और श्रेया सृष्टि की तरफ देखते हैं। सृष्टि काफी परेशान लग रही थी और अपने सामने देख रही थी। श्रेया और यश अब उस तरफ देखते हैं जहां सृष्टि देख रही थी। उनके सामने 5 से 6 हटे कट्टे लंबे आदमी खड़े थे, जो धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ रहे थे। उन आदमियों के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। उन्हें देखकर श्रेया, सृष्टि और यश काफी घबरा रहे थे। श्रेया कसकर यश का हाथ पकड़ लेती है और घबराते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लोग हमें मारने आए हैं? सृष्टि भी परेशान होकर कहती है, इनकी घटिया स्माइल को देखकर मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। श्रेया यश को हिलाते हुए कहती है, यश, तुम जाओ, जल्दी से इनकी पिटाई करके आओ। श्रेया की बात सुनकर यश होश में आता है और श्रेया को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इनका साइज देख रही हो तुम? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनके एक पंच के बाद मैं जिंदा बचूंगा भी या नहीं। श्रेया चिढ़कर यश से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम पर दो लड़कियों की जिम्मेदारी है और तुम लड़कियों की तरह डर रहे हो। जाओ और उन्हें मार कर आओ। ये कहकर श्रेया यश को उन आदमियों की तरफ धकेल देती है। 1-2 कदम आगे जाते ही यश की नज़र फिर से उन आदमियों की फिजीक पर जाती है और वो भागते हुए श्रेया के पास वापस आ जाता है। यश लगभग रोते हुए कहता है, देखो श्रेया, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ जो इन बदमाशों से लड़ सकूं। यश इतना ही कह पाया था, तभी उसके कंधे पर एक भारी हाथ पड़ता है। उस हाथ के पड़ते ही यश डर से कांपते हुए पीछे मुड़ता है। उनमें से एक आदमी यश तक ठीक सामने खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। श्रेया, सृष्टि और यश अब काफी डर गए थे। यश डर से हनकलाते हुए कहता है, तुम कौन हो? और हमसे क्या चाहते हो? सामने खड़ा आदमी अपनी भारी आवाज में कहता है, मुझे तुम दोनों से कोई काम नहीं है, मुझे बस ये लड़की चाहिए। ये कहते हुए वो आदमी श्रेया की तरफ देखता है। उस आदमी का जवाब सुनकर वो तीनों और भी परेशान हो जाते हैं। श्रेया भी डरते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? वो आदमी अपने कदम श्रेया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस मुझे तुम्हें उठाने का ऑर्डर मिला है। इस वक्त मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। श्रेया डरकर अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, मुझे उठाने का ऑर्डर, लेकिन ऐसा किसने किया? वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपना काम पूरा करना है। इससे पहले वो आदमी श्रेया की तरफ और बढ़ पाता, यश उसके सामने आ जाता है और बड़ी हिम्मत करके कहता है, तुम श्रेया को नहीं ले जा सकते। इससे पहले कि यश आगे कुछ कह पाता, उसके चेहरे पर एक जोर का पंच पड़ता है और यश जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर श्रेया और सृष्टि की चीख निकल जाती है। इसके बाद वो आदमी श्रेया की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। श्रेया घबराते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी और वो आदमी लगातार आगे बढ़ रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उस आदमी के चेहरे पर एक जोर का पंच पड़ता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर श्रेया और यश हैरान रह जाते हैं। उस आदमी के ठीक सामने सृष्टि खड़ी थी। उस आदमी के जमीन पर गिरते ही बाकी के लोग सृष्टि पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सृष्टि एक के बाद एक करके उन सभी को मारकर गिराने लगती है। यश अभी भी जमीन पर पड़ा हैरानी से ये सब देख रहा था। श्रेया भी हैरानी से अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। उन दोनों को ही इस वक्त उस पर यकीन नहीं हो रहा था जो वो देख रहे थे। यश उठकर भागते हुए श्रेया के पास आता है और सृष्टि की तरफ देखते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि सृष्टि के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कोई ट्रेन फाइटर है। इतने लंबे चौड़े आदमियों को इतनी आसानी से कोई नॉर्मल इंसान नहीं पीट सकता। श्रेया, ट्रस्ट मी, ये लड़की सही नहीं है।
यश की बातें सुनकर श्रेया गुस्से से यश को देखती है और उसके पेट पर एक पंच मारकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो जो काम तुम्हें करना चाहिए वो सृष्टि कर रही है और ऊपर से तुम उस पर शक कर रहे हो, डरपोक कहीं के। यश अपना पेट पकड़कर आगे कहता है, श्रेया समझने की कोशिश करो, बात वो नहीं है। क्या तुम्हें अब भी ये सृष्टि अजीब नहीं लगती? ये खुद को हमारी तरह एक नॉर्मल एम्प्लॉय बताती है, लेकिन ये सांपों को घर में छोड़ देती है, रात को बाहर घूमती रहती है और अब देखो कैसे इन लोगों को पीट रही है। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं? इसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। श्रेया यश की बात पर विश्वास नहीं करती और सृष्टि को देखने लगती है, जो लगातार उन आदमियों को पीट रही थी। दूसरी तरफ रेयांश अपने ऑफिस में बैठा था। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिसमें वो सृष्टि को उन आदमियों को मारते हुए देख रहा था। अगले ही पल उसके ऑफिस डोर पर कोई नॉक करके अंदर आता है। वो मनीष था। रेयांश अपनी नजरें टैबलेट पर बनाए हुए कहता है, बोलो। मनीष अपनी बात शुरू करता है, सर आपका शक सही था। 2 महीने से पहले तक सृष्टि शिमला में नहीं रहती थी। इनफैक्ट उसे भी शिमला आए उतना ही वक्त हुआ है जितना हमें। और सृष्टि की बहन वाली स्टोरी तो बिल्कुल झूठी है, यहाँ उसकी कोई बहन नहीं रहती थी। आपका ये अंदाज़ा भी बिल्कुल सही था कि शिमला आने से पहले सृष्टि मनाली में रहती थी और वो भी श्रेया के ऑफनेज के काफ़ी करीब। लगभग 2 महीने पहले सृष्टि शिमला आई थी और आते ही उसने दीवान इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लिया। मनीष की बातें सुनने के बाद भी रेयांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। वो अगला सवाल करता है, और देहरादून का क्या? मनीष आगे कहता है, सर जिस रात श्रेया मनाली से देहरादून गई थी उसी रात एक आदमी भी मनाली से देहरादून आया था। मैंने शहर के कई सीसीटीवी कैमरे में चेक किए हैं, जहां श्रेया होती थी उसके आसपास वो आदमी भी जरूर होता था। मुझे पूरा यकीन है कि वो आदमी श्रेया का पीछा करते हुए मनाली से देहरादून आया था, लेकिन वो श्रेया के पीछे देहरादून से शिमला नहीं आया। ये सुनकर रेयांश अपने मन में कहता है, क्योंकि यहाँ सृष्टि पहले ही श्रेया का इंतजार कर रही थी। इसका मतलब मनाली में कोई ऐसा है जो श्रेया के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। उसी ने सृष्टि और उस आदमी को श्रेया के पीछे लगाया है। बस अब मुझे उस तक पहुंचना होगा। ये सोचते हुए रेयांश के दिमाग में एक बात क्लिक करती है और वो फौरन मनीष कहता है, क्या विराज दीवान के बारे में कुछ पता चला? मनीष फौरन कुछ याद करते हुए कहता है, यस सर, विराज दीवान कल रात ही मनाली जा चुका है। मनीष का जवाब सुनकर रेयांश का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, विराज जरूर अंतरा का पीछा करते हुए मनाली गया होगा और अंतरा उसका पीछा करते हुए वहां गई होगी। लेकिन वो औरत मनाली में क्यों है? श्रेया की मॉम का यहाँ से भागकर मनाली जाना, मेरा वही श्रापित होना, वहां से वापस आते ही युवराज दीवान का देश छोड़ देना, कुछ तो है वहां। सारी बातों का लिंक अंत में वहीं जाकर जुड़ रहा है। आखिर बातें क्या हैं? आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।